दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी, बिहार एसआई एंड बीपीएससी सेलेक्टेड। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अपने स्टैटिक जीके की श्रृंखला में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, जो आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वह बीएसएससी हो, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये काम आने वाला है। तो उसमें हम लोग जो है वो लगभग मेन जो टॉपिक होता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो कर चुके हैं। इसमें जो आज जो है इस श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज जो है ये जो ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे क्वेरी पूछ रहे थे कि बीएसएससी का एग्जाम कब होगा, या फिर हमें लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। तो उन सब पर दोस्तों हम एक वीडियो लाएंगे, सेपरेट वीडियो होगा वो। इसके अलावा जिन लोगों को टेस्ट सीरीज में कुछ इशू हो रहा है, जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज ले रखा है, तो उसके बारे में हम इसी वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो है वो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है भारत में परिवहन। तो भारत में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, उसके बाद जो है स्टेट का क्या क्या पोजीशन है, इन सब के बारे में हम सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि बीएसएससी सीजीएल में जब मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि भारत का जो है रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले जो है वो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो आवागमन के जो साधन होते हैं वो जल, थल और वायु तीनों में गमन करते हैं। और जो स्थल पर जो है दोस्तों वो रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क अलग अलग रहता है। वहीं जो है जल मार्ग और वायु मार्ग जो है अलग माध्यम ही है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जो वो पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये दोस्तों सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि भारत जो है वो सड़क परिवहन नेटवर्क में कौन से स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है यूएसए, यानी अमेरिका जो है वो सड़क नेटवर्क में कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। भारत का स्थान दूसरा है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा सड़क नेटवर्क महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर नोट करते चलिए, बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि भारत में जो है ना वो सड़क नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। सड़क नेटवर्क जो है टोटल माल ढुलाई का 60% और टोटल जो यात्री है दोस्तों उसका 87% जो है वो आपको सड़क नेटवर्क यानी सड़क माध्यम से ही दोस्तों वो जो है गमन करता है। बात समझ रहे हैं कितना बड़ा इंपोर्टेंस है। ठीक है, ये सड़क नेटवर्क जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं कि सड़क मार्ग से ही जो है चाहे वो माल ढुलाई हो चाहे यात्री का जो है वो आवागमन हो वो होता है। उसके बाद दोस्तों इससे जुड़ा फैक्ट आता है कि नागपुर योजना जो है वो उसका संबंध जो है वो किससे है, तो नागपुर योजना दोस्तों 1943 में लाई गई थी और इसमें जो है रोड को हम वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, एक एनएच, दूसरा एसएच, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड और चौथा जो होता है विलेज रोड। मतलब ये जो नागपुर योजना है उसमें जो सभी सड़कों का वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच, नेशनल हाईवे। दूसरा को बोलते हैं स्टेट का जो हाईवे होता है एसएच यानी राजमार्ग। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट रोड और चौथा होता है आपको ग्रामीण सड़कें यानी विलेज रोड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम एनएच की बात करते हैं दोस्तों तो एनएच जो है ओवरऑल जो है अभी इंडिया में 2.09% जो है वो कुल सड़क का जो है वो एनएच है। मतलब जितना सड़क है उसका 2%, 2.1 मान सकते हैं, 2.1% जो है एनएच है। और एनएच की लंबाई में दोस्तों वो टॉप पर है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ये एनएच की लंबाई में जो है सबसे ज्यादा एनएच यही पे है। एनएच जैसा कि स्पष्ट है दोस्तों कि एनएच का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जितने भी एनएच है दोस्तों उसका जो क्रियान्वयन है वो केंद्र सरकार करती है। मतलब उसका रख रखाव हो चाहे उसका मरम्मती हो, उसका जो काम है वो दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है रैंकिंग है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर जो है आपको उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। उसके बाद दोस्तों आता है स्टेट हाईवे यानी एसएच। तो एसएच के बारे में आप लोग इतना जान जाइए कि एसएच का जो प्रबंधन है दोस्तों वो कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है। जिस स्टेट में ये रहता है उसी स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है वो इसका प्रबंधन करती है। और एसएच में भी आपको महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, 2 पर दोस्तों वो कर्नाटक है और 3 पर दोस्तों वो गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एसएच के मामले में 1 पे महाराष्ट्र है, 2 पे कर्नाटक है और 3 पे दोस्तों गुजरात है। मतलब चाहे एनएच हो चाहे एसएच हो, दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। और चाहे जो है आपको रोड का नेटवर्क हो, ओवरऑल जो रोड का नेटवर्क है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम ग्रामीण सड़क की बात करते हैं तो ग्रामीण सड़क के नेटवर्क में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे। बात समझ रहे हैं, यानी ये आपके लिए आसान हो गया, चाहे एनएच हो, चाहे एसएच हो, चाहे ओवरऑल हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, सब में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण सड़क है यानी रूरल रोड है, रूरल रोड में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, दूसरा असम है, और तीसरा दोस्तों वो बिहार का पोजीशन आता है। मतलब ग्रामीण सड़कों की लंबाई में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर दूसरा नंबर पे असम, और 3 नंबर पे दोस्तों वो बिहार का पोजीशन आता है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में जो सड़क का जो नेटवर्क है, तो सबसे ज्यादा नेटवर्क है वो असम में है, और नंबर 2 पे दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको पता होना जरूरी है। एनएच में लगभग 2.09% है, और अभी एसएच में जो है 2.8% जो है वो टोटल सड़क का जो है इसमें है। तो ये फैक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि जो अभी जो सबसे लंबा दोस्तों एनएच है वो है NH 44। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले NH 7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती थी, लेकिन अब उसका विस्तार कर दिया गया है। अब जो है ये कन्याकुमारी तक तो जाती है, लेकिन वाराणसी के बदले में अब जम्मू कश्मीर से जाती है, मतलब श्रीनगर से जाती है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाली जो NH 44 है दोस्तों, जिसका नाम पहले NH 7 हुआ करता था, वही जो अभी वर्तमान में सबसे लंबी NH है। इसकी लंबाई दोस्तों 4112 किलोमीटर है टोटल। ठीक है, 4112 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है टोटल। और यह जो है दोस्तों वो श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये जाती है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि दूसरा सबसे लंबा जो NH है वो कौन सा है, तो दूसरा सबसे लंबा NH है दोस्तों वो है NH 27। और NH 27 की लंबाई दोस्तों वो लगभग 3500 किलोमीटर है, मतलब 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एग्जैक्ट जो है 3560 है, मतलब 3507 किलोमीटर एग्जैक्ट है। और ये कहां से कहां तक जाती है, तो ये दोस्तों पूरब से पश्चिम को जोड़ती है। पूरब में दोस्तों वो सिलचर एक जगह है असम में, वहां पर जाती है। कहां से, तो पश्चिम के पोरबंदर से। पोरबंदर जो है गुजरात में जगह है। ठीक है, जो गांधी जी का जन्म स्थान से संबंधित है, आप लोग जानते हैं पोरबंदर में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे आप लोग को याद करना है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है और पूरब से पश्चिम क्या है, कम है। तो इसलिए जो है दोस्तों ये जो उत्तर से दक्षिण वाला है वो है NH 44। ठीक है, और इसके लेंथ जो है 4112। आप लोग कहिएगा कि लंबाई तो भारत की 3214 है, लेकिन होता क्या है कि सड़क जो है वो पूरा सीधा थोड़े होता है, सड़क जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है दोस्तों पश्चिम में पोरबंदर और पूर्व में जो दोस्तों वो है सिलचर एक जगह असम में। ठीक है, और उत्तर में दोस्तों वो श्रीनगर, और दक्षिण में दोस्तों वो है कन्याकुमारी। दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। तो ये जो NH है, ये NH है, इस NH का नाम है NH 27। इसकी लंबाई 3507 है, 3507। अब ये मिलती कहां पर है, तो दोनों NH दोस्तों, दोनों NH आके मिलती है यहाँ पर। अब देखिए इसका नाम दिया गया है, जो उत्तर से दक्षिण मिल रहा है, जो नॉर्थ से साउथ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक जाती है, तो इसका नाम है श्रीनगर से कन्याकुमारी। उसी तरह से पूरा पश्चिम गलियारा जो दोस्तों वो कहां से, सिलचर से पोरबंदर तक जाती है। दोनों उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा कहां पर मिलती है, तो झांसी में मिलती है। झांसी है उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो है ये मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को समझना चाहिए और याद भी रखना होगा। वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि अब देखिए कितने कितने स्टेट से ये गुजरता है। तो जो NH जो 44 है, जो सबसे लंबा है, ये दोस्तों ये 11 राज्य से गुजरता है। ठीक है, और टोटल जो है लगभग 30 शहर से गुजरता है। और जो पूरा पश्चिम गलियारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरबंदर से सिलचर तक, ये दोस्तों ये 7 राज्य से गुजरता है। जो NH जो है आपका 27 जो है वो आपको 7 राज्यों से गुजरता है। तो इतना फैक्ट जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर जो है ये फैक्ट थोड़ा गलत यहाँ पर टाइप हो गया। उसके बाद देखिए सबसे छोटा जो NH होता है दोस्तों, सबसे छोटा NH जो है 2 है। एक आता है NH 118 जो झारखंड में है, और दूसरा NH जो है वो 548 है जो महाराष्ट्र में। और दोनों की लेंथ जो है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, मतलब अप्रोक्स जो है वो 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे, चाहे 118 रहे चाहे 548 रहे, आपको लगाना है सबसे छोटा NH। बस ये ध्यान रखना है कि 118 वाला झारखंड में और 548 वाला महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को एकदम नोट करते
रहना है और एकदम बढ़िया से जो है हमेशा के लिए जो है इसको अपने माइंड में बैठा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए, ये जो है आपका, यही आपका वो मैप है जो हम अभी पीछे बता रहे थे कि ये देखिए, ये श्रीनगर से शुरू हुआ और नीचे देखिए, नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक है, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा होके आ रहा है ना। तो ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं NH44, इसी को बोलते हैं NH44। और ये उत्तर दक्षिण को जोड़ता है, इसलिए उत्तर दक्षिण गलियारा का हिस्सा, और ये 11 स्टेट से जाता है। उसी तरह से यहाँ से देखिए, ये पोरबंदर से शुरू हुआ, यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका जा रहा है सिलचर तक, ये आपका जा रहा है सिलचर तक। और यहाँ पर देखिए झांसी में एक दूसरे को काट दिया। इससे ये 7 राज्यों से गुजरता है और इसकी लंबाई दोस्तों वो है 3507 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई दोस्तों वो है 4112 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज हम बताए थे पीछे, वही चीज यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। NH44 का पहला नाम NH7 था। अब देखिए, उसके बाद देखिए सड़क मार्गों में जो है ना, ये तो हो गया कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। एक जो है ना दोस्तों, एक और योजना चलती है जिसको हम बोलते हैं ऐसे, ये जो है आपको स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों, तो भारत में 4 महानगर, ठीक है, भारत में 4 महानगर, इसलिए चारों महानगर को जोड़ने के लिए एक योजना चलती है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो सड़क बनाया गया है। चारों महानगर एक तरह से जो है ना चतुर्भुज का आकार बनाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, एक महानगर हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। दिल्ली के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलकाता है, तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पर चेन्नई है, और चौथा दोस्तों यहाँ पर जो मुंबई है। तो देखिए, अगर हम इसको मिलाते हैं, तो इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ से यहाँ, फिर एक जो है आपको यहाँ से यहाँ, और फिर एक यहाँ से यहाँ। देखिए इस तरह से, एक तरह से ये चतुर्भुज बन जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो चारों महानगरों को मिलाती है। और इसकी दोस्तों लंबाई दोस्तों पूछा जाता है तो 5846 किलोमीटर होता है। 5846 किलोमीटर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई होती है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है और ये चारों महानगरों को मिलाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए और भी बहुत सारा फैक्ट है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहला नंबर जो फैक्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको बोला जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा हम लोग बोलते हैं कानपुर को। और कानपुर को क्यों बोला जाता है, क्योंकि कानपुर में जो है ना 4 NH आके मिलता है। मतलब देखिए, एक NH इधर से आई, एक NH इधर से, एक NH इधर से, एक NH इधर से, और यहाँ पर आके मिल गई। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है चौराहा। तो ये बोला जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो है सड़क से जुड़ा हुआ एक इंपोर्टेंट जो है पॉइंट है कि 0 माइल स्टोन कहाँ है। तो 0 माइल स्टोन दोस्तों नागपुर में। नाम से ही स्पष्ट है कि 0 माइल, मतलब बहुत जगह आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे शहरों में 0 माइल, क्योंकि उस शहर की दूरी जो है ना वो वहीं से मापी जाती है। ठीक है, कितना दूर है, कितना पीछे है, कितना आगे है। तो पहले क्या होता था कि पूरे भारतवर्ष में जो मेन शहर है, जो उस समय जो शहर हुआ करता था, तो अंग्रेज जो है ना वो एक स्टोन के रूप में यहाँ पर जो है इसको मानक स्टैंडर्ड बनाया था कि नागपुर से ही जो है ये जो जगह है 0 माइल स्टोन, वहीं से जो है ना सारे शहरों की, पूरे भारत के जो मुख्य शहर है उसकी हम लोग जो है दूरी मापेंगे। तो ये आपको अभी भी नागपुर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है। देखिए भारत में जो है वो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताएंगे, कुछ डाटा अपडेट भी हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है दोस्तों उसका नाम है चेनानी नासरी, और ये जम्मू कश्मीर में है और 9.2 किलोमीटर है, चेनानी नासरी में स्थित है। और इसका नाम दोस्तों बदल दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। चेनानी नासरी का नाम चेंज कर दिया गया, अब जो है इनका नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। अब देखिए भारत की सबसे ऊंची सड़क सुरंग कौन, तो ऊंचाई पर दोस्तों अभी तक जो है वो है सेला सुरंग, और सेला सुरंग जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन एक और सुरंग बन रही है जिसका नाम है सिनकुला सुरंग, और सिनकुला सुरंग दोस्तों लद्दाख में बन रही है। अगर वो बन के तैयार हो जाएगी तो ये सेला सुरंग को वो पीछे छोड़ देगी। मतलब बनने के बाद जो है वो सिनकुला सुरंग वो भारत की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, और वो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन वो निर्माणाधीन है, वो अभी बन के तैयार नहीं, उसका भी जो है प्रोजेक्ट ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सबसे ऊंची सुरंग कौन है, तो वो सेला सुरंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 2012 में शुरू हुआ था, जो अभी हम पीछे बताए थे, और इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। सड़क घनत्व के मामले में दोस्तों जो सड़क घनत्व है यानी रोड का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा दोस्तों केरला में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि सड़क घनत्व में
कौन सा पोजीशन पे है। उसके बाद देखिए कि अभी जो है ना एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो सबसे बड़ी और सबसे जो है वो लंबी शहरी सुरंग, मतलब शहर में निर्मित जो है सुरंगों में सबसे बड़ी और सबसे लंबी है। और ये सुरंग जो है वो थाने बोरीवली के बीच, मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। थाने बोरीवली सुरंग जो है सबसे बड़ी शहरी सुरंग है या सबसे लंबी है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 11.8 किलोमीटर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और ये चूंकि एक सड़क सुरंग ही है, लेकिन ये दोस्तों ये ट्विन टनल है। क्या है? ट्विन टनल मतलब दोहरी सुरंग है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विन टनल कौन है, तो ट्विन टनल मतलब जाने आने दोनों का जो है वो इसमें रास्ता है, तो वो आपको थाने बोरीवली का है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रेल परिवहन के बारे में, कि रेलवे का जो जनक है दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है रेल की शुरुआत जो है वो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी, उस समय जो है वो भारत के जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हीं के समय में हुआ था। और रेलवे के पितामह दोस्तों वो स्टीफेंसन को कहा जाता है। बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, लोग जो है गलती कर देते हैं, डलहौजी लगा देते हैं, लेकिन स्टीफेंसन इज राइट आंसर। विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। और यही क्वेश्चन जो है बीएसएससी सीजीएल के मेरे शिफ्ट में आया था। सबसे पहले अमेरिका है, फिर आपको जो दोस्तों वो चाइना है, फिर जो है दोस्तों आपको 3 नंबर पे जो है रसिया है, और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे जो है वो इंडिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो अमेरिका में है, फिर चीन में है, फिर रूस में है, फिर भारत में। 4 नंबर पे भारत है, यहाँ पर लिख लीजिए 4 नंबर पे है, ठीक है। 4 नंबर पे भारत का स्थान है। अच्छा, कुल लंबाई दोस्तों रेलवे की अभी 68,500 किलोमीटर तक हो गई है, ठीक है। इसका नित्य प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। अब देखिए रेलवे में 3 तरह का जो है ना वो आपको पटरी डिस्टेंस के हिसाब से बिछाया जाता है। एक को बोलते हैं ब्रॉड गेज, एक को मीटर गेज, एक को बोलते हैं नैरो गेज। इससे भी पहले क्वेश्चन आते रहे हैं। मीटर गेज में जो 2 पटरियों के बीच की जो लंबाई है दोस्तों, ऐसे जो ट्रैक होता है, ट्रैक, इसके बीच की जो लेंथ है वो ब्रॉड गेज में दोस्तों वो होता है 5 फीट 6 इंच यानी 5.5 फीट, और मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो 1.67 मीटर होता है। वही मीटर गेज में जो है वो अगर हम फीट में चेंज करते हैं 3.33 फीट, और मीटर में जो है मीटर गेज में एग्जैक्ट 1 मीटर जो है दोनों ट्रैक के बीच में, दोनों पटरी के बीच की जो है दूरी होती है। नैरो गेज में जो है 2.6 फीट होती है, और ये 0.76 जो है मीटर होता है। आमतौर पर दोस्तों नैरो गेज जो होता है ना वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है चलाई जाती है, जहां पर जो है वो थोड़ा सा जो रेलवे का जो मार्ग है वो मुश्किल से बनाया जाता है। जैसे आप लोग जाइएगा दार्जिलिंग में या शिमला में, तो इस तरह का जो है ट्रैक ज्यादा मिलेगा नैरो गेज वाला, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या है कि विश्व की जो पहली रेल है, विश्व की जो पहली रेल है। अब देखिए रेलवे से संबंधित जो डाटा है, चूंकि हम अभी रेलवे का एग्जाम भी दोस्तों होने वाला है, और दूसरी बात है ये टॉपिक भी आपको हर एग्जाम में जो है वो आता है, तो हम सारे डाटा को अपने हिसाब से कलेक्ट किए हैं कि आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहे। विश्व की जो पहली रेल है दोस्तों वो चली थी 1825 में, और ये कहां से कहां तक चली थी? ये देखिए 1825 में चली थी इंग्लैंड में दोस्तों, और इंग्लैंड में एक जगह है स्टॉकटन से डार्लिंगटन, ये जगह का नाम है। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में 1825 में दोस्तों वो विश्व में पहली बार रेल चली थी। विश्व की पहली जो है वो इलेक्ट्रिक रेल यानी विद्युत रेल चली थी 1879 में, और ये चली थी जर्मनी में। कहाँ चली थी? जर्मनी में। फिर है रेल बजट जो है भारत में दोस्तों, भारत में जो रेल चली थी पहली बार वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, बंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर, जो हम पीछे बताए भी हैं। और पहले क्या होता था ना कि रेल का बजट और जो वित्त बजट है जो हम लोग का आता है वार्षिक बजट, वो दोनों कंबाइंड जो होता था शुरू, लेकिन फिर जो है 1924-25 में एक समिति आई जिसका नाम है एटवर्थ समिति। एटवर्थ समिति की सिफारिश पर दोस्तों वो रेल बजट को अलग कर दिया। लेकिन फिर से क्या हुआ कि 2017 में एक और कमेटी आई, विवेक देवराय समिति, तो उसकी सिफारिश पर जो है भारत सरकार ने रेलवे के बजट को जो है वो वार्षिक बजट में मर्ज कर दिया, मतलब फिर से मिला दिया। इसमें इंपोर्टेंट है, आपको साल याद पूछ सकता है 1924-25, 2017 में मिला दिया। इसका समिति पूछा जा सकता है, एटवर्थ समिति और विवेक देवराय समिति, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो पहली बार जो विद्युत रेल है वो 1925 में आई थी, और ये चली थी बंबई से कुर्ला तक। अब देखिए ये पूछ सकता है कि विश्व की प्रथम रेल तो 1825, और उसके ठीक 100 साल बाद दोस्तों विश्व की जो रेल है उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1925 में जो है भारत में क्या आ जाता है? विद्युत रेल आ जाता है। हर विद्युत रेल कहां से कहां चलती है? तो मुंबई से कुर्ला तक।
अब देखिए बिजली से चलने वाली जो प्रथम सवारी गाड़ी, मतलब जो यात्री गाड़ी है जो बिजली से चली थी, उसका नाम जो है, उसका जो नाम है वो है डेक्कन क्वीन। ये एक तरह से उसके इंजन का नाम है, ठीक है, ये उसके इंजन का नाम है। उसके बाद देखिए अगला जो फैक्ट आता है दोस्तों, कि देश का जो है, अगला फैक्ट जानने से पहले देख लीजिए कि अभी जो है भाप का सबसे पुराना इंजन है जो अभी भी काम कर रहा है। तो भाप का सबसे पुराना इंजन अगर पूछ दिया जाए तो इसका नाम है फेयरी क्वीन। इसका क्या नाम है? फेयरी क्वीन। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अगर पूछ दिया भाप, तो भाप मतलब क्या? भाप मतलब वाष्प, यानी कहीं ना कहीं उसमें जो है किसी प्रकार का जो है वो जो ब्लैक कलर होता है वो नहीं लगेगा, मतलब एकदम भाप की तरह। फेयर है, फेयर मतलब साफ है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि भाप में आएगा तो फेयरी क्वीन हो जाएगा। और अगर पूछ दिया जाता है कि पहली जो है बिजली चालित जो है वो है डेक्कन क्वीन। उसके बाद अगला फैक्ट है कि देश की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है दोस्तों, तो रेल सुरंग इससे पहले हुआ करता था पीर पंजाल। आप लोग को पता है कि पीर पंजाल देश की सबसे लंबी जो रेल सुरंग हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ये अब 2 नंबर पे जा चुका। अभी जो है आपको सबसे बड़ी जो सुरंग हो गई है, इसका नाम है T50। अभी जो है सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है इसका नाम है T50। हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, और ये दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारामूला, USB हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, U फॉर उधमपुर, S फॉर श्रीनगर, B फॉर बारामूला। ये जो रेलवे लाइन है ना, उसी पर ये सुरंग बना है, और इसकी दोस्तों लंबाई है 12.77 किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले जो दोस्तों हुआ करता था पीर पंजाल जो वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, इसकी लंबाई थी 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। लेकिन अब ये 2 नंबर पे दूसरी बड़ी सुरंग बन चुकी है। तो रेल सुरंग में अगर पूछा जाए तो T50, ठीक है। तो T50 की लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। पीर पंजाल का 11.2 किलोमीटर। अब ये 2 नंबर पर जा चुकी है। अब देखिए अगला जो फैक्ट है कि विश्व का सबसे पुराना, ये भाप इंजन वाला बता ही दिए। अगला है कि देखिए दोस्तों कुल रेलवे जोन कितना है। हम लोग दोस्तों बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे कि रेलवे जोन जो है 17 रेलवे जोन है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों वो 18 रेलवे जोन है, आप लोग जानते हैं। 18वां जो रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है, और जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। बहुत जगह जो है 19 देता है, और कोंकण रेलवे, मेट्रो रेल, ये सब को जो है अलग करके बताते हैं जोन में। लेकिन अभी तक जो मतलब एट प्रेजेंट में जो अगर आप काउंट कीजिएगा ओवरऑल जो इंडियन रेलवे है जहां पर, वहां पर दोस्तों वो 18 जो है रेलवे जोन ही है, और 18वां जो है विशाखापट्टनम में। सबसे लंबी दूरी जो ट्रेन तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, और ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ दोस्तों कहाँ है? वो असम में है, ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, भारत का दक्षिणतम जो है छोर है, तो यहाँ तक चलती है। दुनिया का सबसे लंबा दोस्तों प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली में, और हुबली है कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम में भी ये पूछा है कि सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है हुबली कर्नाटक में। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्रिज वो अभी बना है दोस्तों, वो बना है चिनाब नदी पर। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये VVI पॉइंट है कि सबसे ऊंचा जो रेलवे का ब्रिज है, सबसे ऊंचा रेलवे का जो पुल है वो कहाँ बना है? रेलवे का आर्क ब्रिज इस तरह से बना है, इस तरह से, ये आप देखिएगा। तो आर्क मतलब चापाकार तरीके से जो है ब्रिज बनाया गया है, और ये बनाया गया दोस्तों चिनाब नदी पर। इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। चिनाब नदी पर दोस्तों ये बना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रथम जो निजी ट्रेन जो भारत की वो चली है, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। और पहली जो तेजस एक्सप्रेस है वो मुंबई से गोवा तक चली थी। गोवा में जो एक जगह है करमाली, ठीक है, तो करमाली नामक जगह पर ये चली थी। तो ये चीजें आपको एकदम जो अभी जो चीजें चेंज हो रही है उसके अनुरूप जो है मैंने एट प्रेजेंट तक जो डाटा है उसको कोशिश किया कि वहां तक जो है आपको अपडेट करके बताया जाए। अब देखिए अगला जो है वो वंदे भारत ट्रेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अभी चलाई गई है, और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे तेज ट्रेन, ठीक है। इसका एक और नाम है दोस्तों, वो ट्रेन 18 नाम है। और पहली बार जो है ये ऐसा ट्रेन है जो बिना इंजन का, मतलब इसमें ये इंजन जो है वो वर्क नहीं करता। जैसे आप लोग देखते हो नॉर्मल में इंजन होता है, ड्राइवर होता है, तो इसमें उस तरह का इंजन के लिए सेपरेट जो है वो सिस्टम इसमें नहीं बनाया गया है। और ये पहली जो है वो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली से वाराणसी तक वो चली थी, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए कि भारत का जो मेट्रो मैन है, जो मेट्रो जो प्रोजेक्ट है, वो भारत का मेट्रो मैन एक इंजीनियर थे जिनका नाम था वो श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन, उनको माना जाता है। और पहली जो मेट्रो है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोलकाता मेट्रो है, 1984 में चलाई गई थी। भारत का पहला जो अंडर वाटर मेट्रो जो बना है वो भी कोलकाता ही बना है।
मतलब पहला मेट्रो भी कोलकाता था, और अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी के अंदर जो मेट्रो गुजर रही है वो कोलकाता में ही गुजर रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म की संख्या है दोस्तों वो हावड़ा में है। हावड़ा आप लोग जानते हैं कि भारत के मोस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो किस रेलवे स्टेशन पे ज्यादा है, तो हावड़ा में ज्यादा है। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे पुल है, ये पुल की मैं बात कर रहा हूं, तो पुल जो है वो है बोगीबिल पुल, और वो है असम में। ठीक है, बोगीबिल पुल कहाँ है? असम में है। भारत का सबसे लंबा जो रेल सुरंग है, अब देखिए अब रेल सुरंग पीर पंजाल नहीं है, अब जो रेल सुरंग वो T50 है दोस्तों, अभी हम तुरंत बताए थे। पीर पंजाल जो है 2 नंबर पे जा चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं, जो रेलवे की फैक्ट्रीज है या जो भी है जिससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो है आपको एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से जो आपको आते ही आते हैं। सबसे पहला नंबर आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ फैक्ट्री है जिसका स्थान पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है। तो सबसे पहला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो है दोस्तों वो वर्धमान पश्चिम बंगाल में, और ये इसकी स्थापना का डेट बहुत ही रोचक है, इसलिए ये पूछा जाता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ये ऐसे पूछ सकता है। 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना हुई थी। फिर देखिए आपको टाटा लोकोमोटिव दोस्तों वो है जमशेदपुर में, ऐसे भी टाटा के लिए जमशेदपुर जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव दोस्तों वो वाराणसी में आप लोग जानते हैं, DLW। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों वो पेरम्बूर में है। पेरम्बूर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। जानते हैं इसकी स्थापना जो है वो 1955 में हुआ था। ये भी एक बार क्वेश्चन। रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों वो है कपूरथला में, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो बेंगलोर में है। और रेल कोच फैक्ट्री एक अभी जो है लेटेस्ट वाला है वो रायबरेली में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कर्स, तो ये आपको पटियाला में। तो ये रेल कोच का जो फैक्ट्री है जिसको आप लोग को जो है वो बढ़िया से पता होना चाहिए कि रेल का इंजन कहाँ बनता है, फैक्ट्री कहाँ है, या फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब देखिए अब हम लोग कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कोंकण रेलवे दोस्तों 1990 में मतलब 1990 में शुरू किया गया था। और कोंकण रेलवे जानते हैं भारत में जो आप पश्चिमी घाट में जाइएगा ना, तो वहां पर एक विशेष तरह का जो है रेलवे है, जिसकी जो कि आपको जो है वो रोहा से लेकर मंगलूर, रोहा से लेकर और कर्नाटक के मंगलूर तक जो है वो बनाया गया है। और ये जो है आपको देखिए रोहा स्टेशन है महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में मंगलूर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बीच में जो कोंकण रेलवे बनाया गया है, कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग, अब तीसरी हो जाएगी, कारबूटी सुरंग के बारे में बोला जाता है। और उसके बाद है कि जॉर्ज फर्नांडिस सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये मडगांव में है। मडगांव दोस्तों वो गोवा में है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस जो है भारत के पूर्व रेल मंत्री थे, उन्हीं के नाम पर जो ये नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए कोंकण रेलवे कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 3 स्टेट से दोस्तों गुजरता है। और जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई जो है आपको वो महाराष्ट्र में है, और इसी महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के और कर्नाटक के मंगलुरु तक जो है ये जाता है। और पश्चिमी घाट में जो है वो कोंकण रेलवे बनाया गया है। ठीक है, कोंकण रेलवे से जब आप गुजरिएगा ना, बहुत ही मनोरम दृश्य है वहां पर जो है। आपको जो प्रकृति होती है वो प्रकृति का दर्शन आपको अगर सबसे बेस्ट करना है तो आप कोंकण रेलवे में एक बार जो है वो सफर जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो वायु परिवहन है दोस्तों, वो वायु परिवहन की हम लोग चर्चा करते हैं। रेल मार्ग हम लोग पढ़ लिए, रेल पे घुमा हुआ हो गया, अब हम लोग थोड़ा प्लेन पे भी घूम लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए प्लेन पे घूमते हैं। भारत में इसकी शुरुआत दोस्तों 1911 में हुआ था, और ये इलाहाबाद से नैनी तक जो है चलाया गया था। इंडियन नेशनल एयरवेज जो है इसकी स्थापना जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई वो 1953 में। एयर इंडिया इसी का नाम जो है ना 1953 में कर दिया गया। पहले इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल एयरवेज के रूप में, लेकिन 1953 से एयर इंडिया इसका नाम कर दिया गया। फिर देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, वो नई दिल्ली में 1995 में बनाया गया। अभी जितना आप लोग एयरपोर्ट देखते हैं ना, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उसको जो प्रबंधन करती है, उसका प्रबंधन करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। ठीक है, और जो पीपीपी मॉडल मतलब सार्वजनिक और निजी भागीदारी वाला जो पहला एयरपोर्ट है वो है कोच्चि। सरकारी और निजी दोनों जो भागीदारी होता है ना, जिसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उस मॉडल का जो एयरपोर्ट है वो है कोच्चि एयरपोर्ट, जो पहला है।
अब यहाँ पर जो है बहुत सारा हवाई अड्डा का नाम है, जिसका नाम अलग अलग जो है चेंज भी हुआ है, मतलब उस जगह के नाम के अलावा कुछ महापुरुषों के नाम पर भी उसका नाम जो है वो रखा गया है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वो लखनऊ में है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपको सिलीगुड़ी में है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको आप लोग को फैक्ट के रूप में याद रखना है। उसके बाद देखिए गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर में है, तिरुचिरापल्ली, बहुत सारा का तो नाम जगह पड़ी है तो उसको तो आराम से याद हो जाए, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, मंगलोर, कालीकट, कोचीन, गोपीनाथ बरदोली वाला जो है वो गुवाहाटी में है, गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम व्यक्ति के नाम पर है उसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, बाकी जगह वाला तो पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोस्तों वाराणसी में है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी में। फिर देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वाला बता ही दिए थे, सबसे बड़ा है नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, दावोलिम गोवा में है, केम्पगोडा बेंगलोर में है, त्रिवेंद्रम जयपुर, ये सब तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भारत के जो एयरपोर्ट है इम्पोर्टेंट उसका जो है यहाँ पर बनाया गया है इस मैप में। आप लोग देखिए श्रीनगर में है, फिर जो है अमृतसर में है, नई दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में, इस तरह से जहां जहां आपको ये जगह दिख रहा है वहां पर जो भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं। और आम नागरिकों को दोस्तों हवाई जहाज में सफर करवाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया था, उसका नाम है उड़ान। क्या नाम है? उड़ान। इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये योजना जो है वो वर्तमान सरकार ने स्टार्ट किया था अपने पिछले कार्यकाल में, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्लेन में सफर कर सके और हवाई अड्डा का जो है ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो सके। अब देखिए जल परिवहन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जल परिवहन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए जल परिवहन में अगर हम भारत के जो बंदरगाह हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो तरह के बंदरगाह हैं, एक को बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, दूसरा को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाहों में जैसे कोलकाता है, मुंबई है, कोचीन है, इसका जो है नाम आता है। अगर हम चेन्नई, नाहवा सोवा, कांडला, ये सब जो है ना, ये सब जो है वो मानव ने जो है वो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया है। अब हम जल परिवहन की बात करते हैं कि जो भारत की चूंकि तटीय सीमा दोस्तों कितना है, तो 7516.5, 7517 अप्रोक्स में है। हम लोग जब फर्स्ट वीडियो पढ़े थे तो उसी में बताए थे। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 13वां जो बड़ा बंदरगाह है दोस्तों वो बघावन बंदरगाह बन रहा है, वो महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक प्रकार का जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। पूरे भारत का जो है वो ऑल वेदर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है बघावन। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदरगाह जहां पर अगर जो माल लाया जाता है बाहर से उसको जो है स्थानीय क्षेत्रों में, स्थानीय बाजारों में आवश्यकता के अनुसार पहुंचाया जाता है। जो भी सामान को मंगा करके और इस पोर्ट पे रखा जाएगा तो यहाँ से फिर जो है छोटे छोटे जगहों पे वितरित किया जाएगा। तो उसके लिहाज से जो है इसको हर मौसम में चालू रखने के लिए जो भारी बजट के साथ जो है इसका विकास महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अब देखिए जो सबसे जो प्राचीनतम बंदरगाह है दोस्तों और जो नदीय बंदरगाह है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता का नाम जो है पहले प्राचीन समय से ही है। ये आपको नदीय बंदरगाह मतलब नदी, हुगली नदी के किनारे भी है और ये प्राचीनतम भी है, मतलब ओल्डेस्ट है इंडिया में, और ये हुगली नदी के किनारे है। जापान को दोस्तों लोहा जो हम लोग भेजते हैं वो भेजते हैं पारादीप बंदरगाह से जो उड़ीसा में है। उसके बाद जो पहला कृत्रिम मतलब देश का जो है वो पहला जो मानव निर्मित बंदरगाह है और खुला सागरीय है, मतलब यहाँ पर जो है ना ये जो है यहाँ पर जो ओपन बंदरगाह है एक तरह से। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है वो चेन्नई में है। उसके बाद देखिए रसायन बंदरगाह दहेज में है, मतलब यहाँ पर केमिकल का जो है ज्यादा सप्लाई होता है, डिमांड सप्लाई ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको दहेज बंदरगाह बोलते हैं, गुजरात में है। सबसे बड़ा जो है वो है मुंबई का जो बंदरगाह है दोस्तों वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और दूसरा प्राचीनतम है, प्राचीनतम जो है मतलब ओल्ड के मामले में जो है ये सेकेंड पोजीशन पे। सबसे ओल्डेस्ट हम कौन बताए थे? तो वो बताए थे हम कोलकाता। सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है नाहवा सेवा। क्या है? नाहवा सेवा, जो मुंबई का। अब मुंबई के दबाव को कम करने के लिए दोस्तों जो मुंबई ये पोर्ट है ना मुंबई बंदरगाह, उसके प्रेशर को कम करने के लिए नाहवा सेवा जो बंदरगाह है उसका निर्माण किया गया था। इसका नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी दोस्तों मुंबई में ही है। ठीक है, JL नेहरू जो पोर्ट है ये भी आपको मुंबई में ही है। अब देखिए
अब जो यहाँ पर लिख रहा है कि ज्वारीय बंदरगाह जो होता है दोस्तों, वो बोलते हैं कांडला को। कांडला को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है, क्योंकि ये गुजरात में स्थित है और कहीं न कहीं ज्वार के भाटा के जो है क्षेत्र में स्थित है। और ये आयातक बंदरगाह भी भारत का बोला है, तो मतलब इसमें जो निर्यात है वो कम होता है, बल्कि विदेशों से जो सामान है वो ज्यादा इस बंदरगाह से मंगाया जाता है, इसलिए ये आयातक बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों वो है आपको विशाखापत्तनम। सबसे गहरा मतलब पानी में जो अगर हम बात करते हैं गहराई की, तो गहराई किस बंदरगाह की सबसे ज्यादा है? विशाखापत्तनम की। और विशाखापत्तनम बंदरगाह की एक और विशेषता है, ये चारों तरफ से जो है ना दोस्तों, वो एक पहाड़ी से घिरा हुआ है, मतलब चारों ओर से एक घेरा में है। और ये जो घेरा है वो है डॉल्फिन नोज की पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज की जो पहाड़ी है उसके जो है उसके द्वारा जो ये सुरक्षित रहती है। और अगर हम बात करते हैं जैसे आयात बंदरगाह कांडला था, उसी तरह से निर्यात बंदरगाह जो है दोस्तों वो होता है मर्मगांव बंदरगाह। और मर्मगांव बंदरगाह जो है गोवा में। मर्मगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो यहाँ से भी जो है आपको लोहा का निर्यात किया जाता है। तो लोहा का निर्यात अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि जापान को भी निर्यात किया जाता है पारादीप से, लेकिन जो निर्यात जो लोहा का सबसे ज्यादा होता है वो होता है मर्मगांव गोवा से, ठीक है। उसके बाद प्रथम निगमित का मतलब क्या होता है? निगमित का मतलब होता है इसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी की तरह बना दिया, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट की तरह बना दिया। तो वो प्रथम जो निगमित बंदरगाह वो एन्नोर बंदरगाह है। उसके बाद देखिए ऐसा बंदरगाह जो बंदरगाह के साथ साथ जो है एलएनजी जो प्राकृतिक गैस का टर्मिनल होता है ना वो भी है, और सबसे बड़ा पोत भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो पोत वगैरह का जो है पोत प्रांगण हम बोल सकते हैं, यानी कि जो बड़ा बड़ा जो जहाज होता है उसके ठहरने का जो स्थान होता है वो पोत प्रांगण होता है। तो वो आपको कोच्चि में, वो आपको कहाँ पर है? कोच्चि में। तो सबसे बड़ा जो आपको ये चीज मेन है कि बंदरगाह भी है और एलएनजी टर्मिनल भी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों कहाँ है? तो कोच्चि में है। भारत का सबसे बड़ा जो जहाज तोड़ने का जो स्थान है वो कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर जो है पोत प्रांगण, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये जो है इसको पोत निर्माण आपका कर लीजिए, पोत निर्माण की इकाई, पोत निर्माण, ठीक है। पोत निर्माण यहाँ पर होता है कोच्चि में, मतलब बंदरगाह है, एलएनजी टर्मिनल है, पोत का निर्माण जो होता है ना, मतलब जहाजों का जो निर्माण का जो यहाँ पर है पोत निर्माण का भी कोच्चि में है। भारत का सबसे बड़ा जो जहाज तोड़ा जाता है दोस्तों, वो तोड़ने का जो यार्ड होता है वो यार्ड है अलंग में, और अलंग है आपको गुजरात में, गुजरात के भावनगर में, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जो जहाज तोड़ने का जो स्थान है वो यार्ड कहाँ पर है? तो अलंग भावनगर गुजरात में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भारत के जो एलएनजी टर्मिनल जो अभी हम बताए थे कि एलएनजी टर्मिनल दोस्तों कोच्चि में है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलएनजी टर्मिनल है। ये देखिए हजीरा में है, दाहेज में और मुंद्रा में, ये आपको गुजरात में, तीनों का तीनों गुजरात में है, हजीरा, दाहेज और मुंद्रा। कोच्चि दोस्तों वो केरल में है, जो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पीछे। एन्नोर तमिलनाडु में है, और दाभोल जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। अब देखिए एलएनजी टर्मिनल वाला आपको एन्नोर भी आ गया, क्योंकि एन्नोर जो वो निगमित पोर्ट अभी बताए थे ना पीछे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताए थे ना कि प्रथम निगमित पोर्ट एन्नोर है, और यहाँ पर जो है एलएनजी टर्मिनल में भी है। तो दोनों जो है चाहे कोच्चि हो चाहे एन्नोर है, दोनों जो है आपको क्या है? एलएनजी टर्मिनल और पोर्ट यानी बंदरगाह दोनों है यहाँ पर। अब देखिए आगे जो है केंद्रीय जल परिवहन जो निगम है, कुछ संस्थाएं हैं जो इससे जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो केंद्रीय जल परिवहन निगम दोस्तों कोलकाता में है, और अंतर्देशीय जो जल मार्ग निगम है वो नोएडा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो आपको पटना में है, ठीक है, जो महेंद्रू घाट में है। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है होता है वो आपको गोवा में है। तो ये चीज आपको जो है राष्ट्रीय अंतर्देशीय अगर पूछ दिया जाए, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है NINI, जो है वो आपको पटना में है। बाकी जो है आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे है। अब देखिए भारत के जो प्रमुख बंदरगाह के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है वो समुद्री जो है सीमा टच करती है, वहीं से पे बंदरगाह होगा। जैसे अब इसमें कुछ नाम है, जैसे मर्मगांव बंदरगाह के बारे में, क्योंकि नाम अलग है मर्मगांव, लेकिन ये है गोवा में। विशाखापत्तनम तो आंध्र प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है या नाहवा सेवा जो है मुंबई में है, ठीक है। अभी हम बताए थे कि नाहवा सेवा जो है जो मुंबई का भार कम करने के लिए बनाया गया था। तुतीकोरिन जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। उसके बाद एन्नोर बंदरगाह जो है जिसका नाम कामराज पोर्ट भी है वो तमिलनाडु में है। और कोलकाता बंदरगाह का दोस्तों नाम बदल दिया। ये सब जो है ना व्यक्ति के नाम पे अब जो चेंज आ गया, जैसे तुतीकोरिन का नाम जो है चिदम्बरम पोर्ट, एन्नोर का नाम कामराज पोर्ट, कोलकाता का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो ये सब जो है आपको चेंज कर दिया गया। न्यू मैंगलोर है, चेन्नई जो है कृत्रिम है, पारादीप है, कांडला है। कांडला का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। और कोचीन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, ये सब भारत के इंपोर्टेंट जो है
वो बंदरगाह थी। अब देखिए जो जल मार्ग है दोस्तों, जल मार्ग में अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि NW होता है, जैसे NH होता है ना, उसी तरह से आपको क्या होता है, NW होता है, मतलब नेशनल वाटरवेज होता है, नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज जो है दोस्तों, वो अगर पूछा जाता है तो सबसे पहला, इसमें तो बहुत सारा है लेकिन कम से कम एक नंबर जरूर याद रखिए, जो सबसे लंबा NW है, और ये जो है आपको 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये आपको जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां से अब तो प्रयागराज नाम हो गया, तो प्रयागराज तक ये जाता है यूपी में। ये जो है सबसे लंबा है, और कुल जो NW है दोस्तों, कुल NW जो है वो 111 है। ठीक है, मतलब नेशनल वाटरवेज जो है अभी 2016 में संशोधन हो गया था, तो उसमें बहुत सारा ऐड कर दिया गया, तो अभी 111 टोटल NW है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वैसे और भी लिस्ट है, आपके पास जो बुक होगा उसमें दिया होगा, आप लोग अगर ज्यादा याद करना चाहते हैं तो वहां पर याद कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो हम बता दिए कि इसमें से ये आता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है दोस्तों, वो है आपको तमिलनाडु में। ये सब जो है ना, अगर आपको जगह का नाम थोड़ा सा पता है तो अच्छा से जो आप कर पाइएगा। ठीक है, अगर आपको जगह, देखिए बिहार पुलिस SI मेंस में पूछा है, बिहार SI की मेंस में, तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह जो दोस्तों वो है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश परिवहन के सकल मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक योगदान देता है। मतलब अब ये पूछ रहा है कि ये BSSC 3rd CGL के PT में ये पूछा था कि कौन सा जो रूट है वो सबसे ज्यादा जो है योगदान करता है। तो अभी हम बताए थे फर्स्ट स्लाइड में ही कि सड़क मार्ग जो है वो 87% यात्री और 60% जो है वो सामान का जो परिवहन करता है, इसलिए सड़क परिवहन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बन रहा है। ये देखिए करंट का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी हम ये जो है अभी बना ही है, ये बना है दोस्तों चिनाब नदी पर, और ये 359 मीटर जो है ऊंचा है, जम्मू कश्मीर में ये इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी। तो ये तो हर कोई बता सकता है कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी को जनक माना जाता है और पितामह स्टीफेंसन को माना जाता है। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे, चारधाम दोस्तों कहाँ है, तो चारधाम का जो मेन एक तो होता है भारत का चारधाम, दो भारत का चारधाम अलग है, लेकिन उत्तराखंड में जो है वो अलग से चारधाम है। जैसे आप लोग जानते हो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसे उत्तराखंड का चारधाम बोला जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए जो है उत्तराखंड में जो है चारधाम प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, मतलब अंडर भूमिगत रेलवे जो है वो कहाँ बनाया गया था। अब देखिए जो रेलवे है वो अंडरग्राउंड जो रेलवे की बात कर रहा है, मतलब मेट्रो रेल की बात कर रहा है। और मेट्रो रेल जो है दोस्तों वो, अच्छा आपको ये चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है कि कहाँ पर ये मेट्रो रेल का कहाँ पे बात कर रहा है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेट्रो रेल होता है दोस्तों वो अंडरग्राउंड और बाहर दोनों चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्थल मार्ग पे चलता है। तो भारत में जो है सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ बनी थी, तो कोलकाता में बनी थी। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कोलकाता। ठीक है, इसमें कोई मतलब रटने वाली बात नहीं, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र सेतु, जो लोग बिहार के हैं वो लोगों को पता होगा कि जो राजेंद्र सेतु है दोस्तों वो जो बेगूसराय जिले में स्थित है, और ये जो है दोस्तों वो कहाँ पर, गंगा नदी पर बनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन बिहार में है। राजेंद्र पुल इसको बोला जाता है, और महात्मा गांधी सेतु जो है वो भी गंगा पर स्थित है और वो पटना में है। अब देखिए अगला जो है पूर्वी मध्य रेलवे का जो है वो मुख्यालय कहां पर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में है। 18 रेलवे जो पूर्व मध्य रेलवे जो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से अलग हुआ था, ठीक है, 2002 में दोस्तों वो अलग होकर एक ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बना था। और बिहार में जो है दोस्तों वो एकमात्र जो है वो ये रेलवे का जोन है। और आप लोगों को पता है कि बिहार में 4 जो है ना रेलवे का मंडल, बिहार में जो है रेलवे का 4 मंडल, कौन कौन सा मंडल है दोस्तों, तो एक जो है दोस्तों दानापुर है, दूसरा है दोस्तों समस्तीपुर, तीसरा है दोस्तों सोनपुर, और चौथा है कटिहार, चौथा है दोस्तों वो कटिहार। ये 4 रेलवे मंडल जो है दोस्तों, रेलवे का दोस्तों जो डिवीजन होता है ना, सबसे बड़ा जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन, और उसके बाद होता है मंडल यानी डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बृहत ट्रंक मार्ग। अब बहुत लोग जो है हिंदी सुन के जो है ना वो माथा पकड़ लेते हैं। तो देखिए बृहत ट्रंक मार्ग जो होता है ना वो होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आप लोग पढ़े होंगे, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो
वो कहीं ना कहीं जो है वो किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित। जो NH1 और NH2 को पहले जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता था, जो प्राचीन काल में ही जो है वो बनाए, मौर्य काल में बनाई गई थी। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, अब देखिए, अब है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यभार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है। ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम तुरंत बताए थे कि NH जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, चाहे वह सड़क नेटवर्क हो। देखिए महाराष्ट्र किस किस में नंबर 1 है, सड़क नेटवर्क हो, चाहे वह आपको NH हो, चाहे वह SH हो, चाहे जो आपको रूरल रोड हो, इन सभी में जो है नंबर 1 स्टेट कौन सा है, वो आपको महाराष्ट्र में। घनत्व अगर पूछेगा तो घनत्व में केरल नंबर 1 पे है, घनत्व में लास्ट पूछेगा तो जम्मू कश्मीर होगा। अब आगे देखिए कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत भारत में पहली बार की गई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SI में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बार जो है ESI में भी ये क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए भारत में जो है सबसे पहली जो कंपनी थी वो थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, ये आपको जो है ना एक तरह से अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा कि भारत का जो पहली जो रेल कंपनी थी उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, इसमें कोई जो है दिमाग लगाने वाली बात नहीं। कोंकण रेलवे तो आप लोग जानते हैं कि 1990 में इसका उद्घाटन हुआ था और 1998 से ये काम करना शुरू किया था। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यह जो है कर्नाटक में मंगलुरु इसका लास्ट स्टेशन है, और यह महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होता है। यह जो है आपको कहां से जाता है, तो महाराष्ट्र, गोवा और केरल, मतलब कर्नाटक के मंगलुरु, ये 3 स्टेट से ये गुजरता है। ठीक है, आगे देखिए सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है और CGL मेंस में जो है वो पूछा हुआ है, सेकंड CGL के मेंस में। देखिए भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन, मतलब अब जितना एयरपोर्ट, मतलब बंदरगाह के बारे में हम लोग बताएं, पोर्ट के बारे में जितना बताएं, तो उसमें ये बताइए कि किसमें ये बताए कि ये घिरा हुआ है। तो विशाखापत्तनम याद कीजिए, हम बताए थे, यह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ भूमि द्वारा पूछ दिया है, लेकिन ये डॉल्फिन नोज जो है वो पहाड़ी के द्वारा जो है वो घिरा हुआ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बस चेंज है। दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए पहले क्या था, ये क्वेश्चन जो है CGL सेकेंड का क्वेश्चन है, और ये मेंस में पूछा गया है कि दिल्ली से कोलकाता तक का जो है जोड़ने का जो राजमार्ग है वो कौन सा है। तो ये दोस्तों ये है आपको NH2, लेकिन अभी जो है इसका नाम बदल दिया, अभी जो है इसका नाम हो गया NH19। ठीक है, ये पुराना वाला क्वेश्चन है। तो पुराने वाले क्वेश्चन के अनुसार मेन जो होता है ना NH, जैसे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली, इस तरह से मुंबई से चेन्नई, तो ये जो कुछ NH है उसके बारे में आप लोग जो है वो खोज लीजिए और उसको एक लिस्ट बना लीजिए। भारत का रेलवे नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है, तो रेलवे नेटवर्क के मामले में चौथा स्थान आप लोग जानते हैं। और भारत से आगे जो दोस्तों वो रूस, अमेरिका और कनाडा का रेलवे। ठीक है, रूस, अमेरिका और कनाडा का रेलवे जो है भारत से आगे है। ये क्वेश्चन भी ऑडिटर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग कौन सा है। मतलब अच्छा ये बताइए कि अगर हम रेलवे, उसके बाद जो है एयरपोर्ट, और अगर हम बंदरगाह, ये सबको अगर मिला देते हैं, तो ये सबको अगर हम अलग अलग देखते हैं और सड़क को, तो सबसे बड़ा आपको कौन नजर आता है, तो सबसे बड़ा है रेलवे। क्यों सबसे बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि आप लोग देखते हैं कि रेल नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार 68,500 किलोमीटर में, और सरकारी क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा नियोक्ता है। सरकारी क्षेत्र में जो है इवन जो है बड़े नियोक्ताओं में से एक है रेलवे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा जो सरकारी का जो उपक्रम है ना सरकार का, वो भारतीय रेलवे है। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बंदरगाह के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा है। और अगर हवाई अड्डा की बात करेगा तो वो हो जाएगा दिल्ली का हवाई अड्डा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई जो है सर्वाधिक है। सड़क की लंबाई की अगर हम बात करते हैं यानी रोड नेटवर्क, ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2001 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है एट प्रेजेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सड़क नेटवर्क में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान है। उसके बाद दोस्तों तो वो है आंध्र प्रदेश, जो हम फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग बताए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद है कि राजमार्ग नंबर 8 किन किन शहरों को देता है। तो फिर देखिए जिस समय ये डाटा अपडेट नहीं हुआ था, जिस समय ये क्वेश्चन जो 2002 का है, ठीक है, तो 2002 के अनुसार दोस्तों उस समय जो NH जो 8 हुआ करता था, 8 क्यों पूछा, क्योंकि यह मेन शहर है, 2 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई। लेकिन अब जो है इसका नाम जो है बदल के NH48 कर दिया गया है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। हम बताए ना कि जो जो बड़ा बड़ा महानगर उसको पढ़ लेना है।
मुंबई और थाने के बीच में पहली रेलवे कब चली थी? तो 1853 में चली थी, 16 अप्रैल को चली थी। इसलिए भारतीय रेलवे जो 16 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती है। उसके बाद है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जब आप पीछे देखें तो ये आपको कहाँ पर है? तो पेरम्बूर में यहाँ पर जो है वो कोच का जो फैक्ट्री है वो बनाया जाता है। इसको बोला था ICF शॉर्टकट में, और इसकी स्थापना दोस्तों वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। तो ये जो है दोस्तों आज का जो है आपका जो है सो टॉपिक था, और यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, और जो स्टैटिक जीके का जो ज्योग्राफी सेक्शन था, खास करके इंडियन ज्योग्राफी जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों में होता क्या है कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, इसकी डिमांड आप लोग हमेशा करते हैं, पढ़ते कम है, स्ट्रेटजी ज्यादा मांगते हैं। तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा कम फायदेमंद है, उस पर जो है वो कम ध्यान दिया जाए। पढ़ने पे आप खुद से पढ़िए, या यहाँ से पढ़िए, या कहीं से पढ़िए। आपको पढ़ने पे अपने ऊपर जो है ज्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आपका जो है रिजल्ट हो पाएगा। वरना क्या है कि समय ज्यादा जो है पास करने से कोई विशेष लाभ है नहीं। अब देखिए हम कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज ले चुके हैं उनको मैंने बोला था कि मैं लास्ट में उनके लिए कुछ बातें हैं जो बताऊंगा। तो देखिए, वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन करने के बाद होता क्या है कि इस वेबसाइट पे भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और ऐप पर भी टेस्ट दे सकते हैं। तो चूंकि ये इस पे जो है वो ऐप नहीं खुल सकता है, ये आपका विंडोज है, तो यहाँ पर जो वेबसाइट ही खुल सकता है। वेबसाइट पे मैंने जो है वो लॉगिन कर रखा है। तो लॉगिन के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज में परचेज सेक्शन में जाइए। तो परचेज में जाने के बाद जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जाइएगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में ये दिखाएगा कि कहाँ पर क्या है नहीं है। और जब आप जाते हैं कि परचेजेज में, तो परचेजेज में यहाँ पर जो दो सेक्शन होगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज में जाइएगा। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद देखिए दोनों जो है परचेज किया हुआ, तो कहीं पे भी आप लोग व्यू करिएगा। व्यू करने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे जाइएगा। नीचे जाइएगा तो एक सेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फो सेक्शन, ठीक है। ये इन्फो सेक्शन है। तो इन्फो सेक्शन को आप लोग क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर पीडीएफ में जाइएगा। पीडीएफ में जाने के बाद व्यू पीडीएफ करिएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको खुलेगा क्लिक हेयर फॉर ज्वाइन डाउट ग्रुप। उस पर आप लोग अगर क्लिक कीजिएगा तो वो अपने आप आपको टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में ले जाएगा। तो बहुत लोग जो है डाउट ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि इन्फो सेक्शन बना दिया गया हर टेस्ट सीरीज में। देखिए ये तो हो गया इसका। अगर हम फुल टेस्ट की बात करते हैं, अगर हम इसमें देखिए ये जीके जीएस वाले में, इसमें व्यू पे गए, फिर नीचे गए। नीचे पे देखिए यहाँ पर इन्फो मॉडर्न हिस्ट्री बायोलॉजी इंडियन ज्योग्राफी, तो यहाँ पर भी इन्फो सेक्शन बना हुआ। इन्फो सेक्शन के फिर पीडीएफ में जाना है, और पीडीएफ में व्यू पीडीएफ पे जाइएगा। पहला ही है कि ज्वाइन जीके जीएस डाउट ग्रुप, तो उसमें जाइएगा, व्यू पीडीएफ कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह का जो आइकन आएगा, ये बीच वाला जो है आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, आपको अपने आप टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर टेस्ट देना है, अगर किसी को लैपटॉप में या कहीं पे, तो वहां पर rankerscircle.com स्मॉल में लिखिएगा, और वहां पर जो है वो आपको इस तरह का जो है फिर लॉगिन मांगेगा। लॉगिन आप अपने मोबाइल या फोन से जिससे परचेज किए उससे करके आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास फोन है तो ऐप में जो है ये सब लफड़ा नहीं है कि आपको जो है सो बार बार लॉगिन करना होगा। एक बार कर लिए तो वो आप टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी बात जो है, बहुत लोग जो है इस बात के लिए कंफ्यूज है कि जो है सो मतलब जो टेस्ट है वो कैसे दे। तो देखिए हमने एक शेड्यूल आपको दिया है, वो शेड्यूल हर विषय के शुरू होने के पहले ही आपको मिल जाता है। उसमें 12-15 दिन का, जैसे बायोलॉजी में 12 दिन था, मॉडर्न हिस्ट्री में 13-14 दिन है। तो उस हिसाब से आपको किसी भी बुक से, जो आपके पास लूसेंट है, चाहे आपके पास जो है सो कोई और बुक है, चूंकि हम एक अगर बुक बताएंगे तो वहां से जो है सब लोग के पास तो वो रहेगा नहीं, तो इसलिए बुक का हमने कोई बंधन नहीं माना। और चूंकि यह टेस्ट है, इसलिए मैंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कहाँ से दे रहा हूं या क्या है नहीं है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप पढ़िए अपने सोर्स से और एग्जाम दीजिए दूसरे की इच्छा से, ठीक है। वही होता है परीक्षा। तो इसलिए जो है ये सिस्टम किया गया कि आप पहले पढ़िए उस टॉपिक को जो डे में दिया गया है। हर विषय में जो है टेस्ट शेड्यूल का पीडीएफ आपको दिया गया है, चाहे वह बायोलॉजी हो चाहे फुल टेस्ट के बारे में। तो फुल टेस्ट तो 2 दिन अभी हो रहा है, बुधवार को और रविवार को दोस्तों वो हो रहा है, तो इसमें कोई जो है डाउट की बात नहीं है। एक बार बुधवार और रविवार को लाइव होने के बाद आप कभी भी जो है उसको दे सकते हैं, और फुल टेस्ट होने के 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद जो है उसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन सहित आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। वहां पर जो जब आप ऐप पे क्लिक कीजिएगा, तो बहुत लोग का ये शिकायत है, जब हम ऐप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए हम बताना चाहेंगे कि जब आप लोग ऐप पे क्लिक करते हैं फुल टेस्ट वाले में,
तो देखिए यहाँ पर फुल टेस्ट है, जैसे ये फुल टेस्ट है, व्यू पीडीएफ पे जब आप क्लिक करते हैं, देखिए ये खुल गया, ये टेस्ट का पीडीएफ खुल गया। तो यहाँ पर जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या आता है, देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन वहां पे आ जाता है आपको एक्सपोर्ट का, तो वहां पे क्लिक कीजिएगा तब आपके फोन में दिखेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट का, डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं दिखेगा। जो मोबाइल है उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग वो कर सकते हैं। और जो बुक वाली समस्या है, वो बुक वाली समस्या में कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं पहले से वही बुक पढ़िए। ठीक है, बाकी एक आध जो बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उसका पीडीएफ हम डाउट ग्रुप में भेज दिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप लोग इन्फो सेक्शन में जाके सब अपना अपना डाउट ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोग दोनों कॉम्बो लिए वो फुल वाले में भी और उसमें भी जुड़ सकते हैं, मतलब जीके जीएस वाले में भी। जो एक एक लिए हैं वो अपने अपने डाउट ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो वहां पर जो है सारा ऑनलाइन मीटिंग और क्या बोलते हैं पीडीएफ वगैरह, और जो भी डाउट है वो आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो है एडमिशन के लिए बोल रहे थे, तो देखिए एडमिशन इज क्लोज्ड। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है कि एडमिशन जो है बंद हो चुका है, क्योंकि अब बहुत कम समय है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मजाक है, एग्जाम का डेट जो है वो बीएसएससी कभी भी दे सकती है। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो चुका है, फिर आपका बायोलॉजी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, बायोलॉजी पूरा हो चुका है। धीरे धीरे जो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ते जाता है। तो वहां पर जो है आप लोग जितना लेट से जुड़िएगा उतना जो है आपको ज्यादा हैंडल करना होगा। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप पर डे पढ़िएगा नहीं तो फिर इस टेस्ट का कोई आपको खास फायदा नहीं होगा। ये इसलिए लिया जाता है ना कि आपने रेगुलरिटी बना रहे, आपको पढ़ने का एक तरीका मिल सके। आप जो है जैसे क्लब में जाते हैं 300-400 लोगों के साथ आप कंपटीशन फेस करते हो, उसी तरह से ये एक तरह से ऑनलाइन जो है आपको वो टॉपिक देके याद करवा के तब आपको कंपटीशन करवाने का ये तरीका। ठीक है, और वही काम जो फुल टेस्ट में भी कर रहे हैं कि फुल टेस्ट दीजिए और उसको जो है आराम से जो है एनालाइज कीजिए कि ऑनलाइन में कैसे वहां पर एग्जाम होगा। इसलिए जो है यहाँ पर हमको लाना पड़ा है ये एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। एक बात मैं बोल देता हूँ कि जो फेस्ट होता है, फेस्टिवल, तो एक दिन के लिए जो है दोस्तों वो अब एडमिशन जो है ऑन किया जाएगा, और वो होगा एकदम नेट फेस्टिवल के दिन। चाहे वह एक दिन विजयदशमी हो, चाहे वह एक दिन दिवाली हो, चाहे वह एक दिन जो है वो छठ हो, बस 3 डेज, ओनली 3 दिन जो है अब वो एडमिशन ओपन होगा। ये स्वेच्छा की चीज है। और दूसरी बात है कि आप कहीं से भी पढ़िए, आपका एग्जाम जो है वो होना बहुत जल्दी तय है। जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है दोस्तों, उस तरह से जो है ना आपका एग्जाम जो है बहुत जल्दी में भी हो सकता है। इसका कारण है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूंकि अब 25 में चुनाव है, सितंबर अक्टूबर तक जो है चुनाव होना है, तो सरकार जो है रोजगार को एक अहम मुद्दा बनाते हुए चाहती है ना कि ये जो इलेक्शन है उसमें हम प्रेजेंट करें कि हमने कितने लोगों को जॉब दिया। ठीक है, इसलिए जो है बीएसएससी आयोग पे प्रेशर है। ठीक है, ये बात अलग है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहली बार ले रहा है, सही से कंडक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये फ्यूचर की बात है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ये मान के चलना है कि ये साल जो है, ये साल यानी लास्ट तक, अभी जो है आपको अक्टूबर चल रहा है, यानी नवंबर दिसंबर आपका एग्जाम का टाइम होने वाला है। तो आपको अभी जो है वो फाइनल स्टेज जो आपका होता है, प्रिपरेशन का जो फाइनल स्टेज होता है, चाहे आप रिवीजन का हो, चाहे आप जो टेस्ट सीरीज लगाने का हो, पहले आप लोग ऑफलाइन लगाते थे, अब कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन भी लगाना ही पड़ेगा ताकि एक एग्जाम इन्वायरमेंट आपको जो है मिल सके। और खास करके बीएसएससी पैटर्न पे आपको लगाना होगा। दूसरी बात है कि जो कुछ चीजें हैं जो आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, जहां पे आपको बार बार गलती हो रहा है, तो अब आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो जल्दी जल्दी जो है उसको समाप्त करना होगा। अपना जितना भी डाउट हो वो सब क्लियर करके और एकदम जो अपना अस्त्र शस्त्र है उसके साथ एकदम रेडी रहना होगा कि कभी भी एग्जाम हो, कभी भी बीएसएससी सरप्राइज दे, हम उसके लिए रेडी रहेंगे और सरप्राइज जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बातें होंगी वो सबके सामने आएंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि बहुत लोग सिर्फ इसके लिए परेशान है कि एग्जाम कब होगा। हम बार बार जो आप लोग को बोल रहे हैं कि एग्जाम के डेट के पीछे मत भागिए, आप अपनी तैयारी के लेवल को इतना अच्छा कर लीजिए कि एग्जाम अगर कल के डेट में भी हो जाए तो आपका एक सीट पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है उस पर ध्यान दीजिए और जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी, और बीच बीच में मैं इस तरह का जो सेशन है जो आपकी तैयारी को जो बूस्ट करे, आप अब उतना समय नहीं है कि हम A to Z चीजों को हम कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो मेरे अनुभव में है, मुझे पता है या फिर मुझे लगता है, उस तरह की चीजें मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ग्रुप में भी मैं बार बार जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, इस तरह से मैं बातें करता हूं आप लोगों के लिए।
ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कि बीएसएससी का एग्जाम जो है वो अब होने को है। अब कब होगा नहीं होगा ये तो मान लीजिए कि बिहार में कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई भी बोलता है तो वो एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड सोर्स होता है, वो कोई फिक्स बात नहीं है कि होगा ही होगा, यहाँ कुछ भी चेंज संभव है। लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव रह के ही जो है हमें मानना चाहिए। तो हम लोग जो है वो आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप अपनी तैयारी को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रखिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग जो है वो तैयारी को जो है अब जो है मकाम पर पहुंचा के छोड़िएगा, और अपना एक सीट जो है इस बार सिविल नौकरी, बिहार की नौकरी, और जो आपका एक जो सपना है कि हम अपने स्टेट में जो है अपने सर्विस दें, उसको आप लोग पूरा कर सकिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। आप सभी को जो है आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर जो है अपने साथियों के बीच जो है वो शेयर कीजिए, ताकि जो है और लोग इसका लाभ उठा सके।